Hi guys, I am Anand Mishra. Today I am going to teach you Geography class 10th chapter 1st Resources and the Development. Resources and the Development. So first of all I will tell you what is the resource. As you know earlier, resource are the God gifted things. Resources are the God gifted thing दैट फुलफिल आवर नीड्स. रिसोर्सेज ऐसी चीज होती है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की हुई ऐसी चीजें हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है. बट दिस डिफिनीशन ऑफ रिसोर्स इज ए वेरी ओल्ड डिफिनीशन and very easy definition. Now here in the NCERT of class 10th the definition of the resource is a very important definition that is here showing by a triangle. You are seeing that there is a triangle. In this triangle you are seeing that this is environment और ये टेक्नोलॉजी और दिस इज इंस्टीट्यूशन. ह्यूमन बींग्स. अब इसके माध्यम से बताया गया है कि व्हाट इज द रिसोर्स. तो व्हाट इज द रिसोर्स इसके माध्यम से बताया गया है यहाँ पे. तो ये दिखा है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच इज सेटिस्फाइड टू आवर नीड्स प्रोवाइडेड it is a technologically accessible means our technology, we can use our technology to find out the resources. means जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा उस रिसोर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल मीन्स मनी दैट वी हैव, जो पैसे हमारे पास हैं इकोनॉमिकली जो है फिजिबल होना चाहिए, मतलब उस पैसे का इस्तेमाल करके हम रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकें. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और ऐसा रिसोर्स कैसा होना चाहिए जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, मतलब कि ऐसा रिसोर्स ना हो, कोई एक्सप्लोसिव ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसके द्वारा मानवता की जो है संहार हो सके, उसको हम रिसोर्स कहते हैं. यहाँ पे ये दिया हुआ है रिसोर्स, ठीक है. तो रिसोर्स जो होता है ये बेटा डिफाइन किया गया है, और रिसोर्स के बाद ये बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स. तो क्या गया, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स. सम रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्स, सम रिसोर्स आर द ह्यूमन रिसोर्स. देर आर टू टाइप्स इन द नेचुरल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्स इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट में डिवाइड है. कंटिन्यूअस आर द फ्लो, ठीक है, जस्ट लाइक विंड वाटर, ये कंटिन्यूअस है, ये जो है हमेशा चलते रहते हैं. बायोलॉजिकल में दो होता है, एक नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा वाइल्ड लाइफ. इसी तरह नॉन रिन्यूएबल में दो होते हैं, एक रिसाइक्लेबल मेटल जैसे मेटल और नॉन रिसाइक्लेबल में जैसे फिसल फ्यूल. ये आपके रिसोर्सेज होते हैं. और ये दो ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक तो होता है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस. मीन्स दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर आई एम स्टैंडिंग एंड टीचिंग यू. In the absence of camera, in the absence of the laptop, in the absence of this board, how I can teach you online? नहीं टीच कर सकते थे. तो these are the infrastructure. You can say that this is institution or structure. और दूसरा quality and quality. Which type of the voice, which type of my face is in front of you? किस तरह हमारा फेस, किस तरह हमारा एक्सप्रेशन, किस तरह से हमारी आवाज़ आपके सामने जा रही है, इसकी क्या क्वालिटी है. अगर कैमरे की क्वालिटी बढ़ा देंगे, घटा देंगे, या लाइट की क्वालिटी बढ़ा देंगे, घटा देंगे, तो ये चीज़ें जो आपके पास जा रही हैं बहुत क्लियरली नहीं जाएंगी, ठीक है. तो ये ह्यूमन रिसोर्स दो होता है, मतलब यू ऑल द स्टूडेंट्स आर द रिसोर्स. जितने स्टूडेंट्स हो सब क्या हो, रिसोर्स हो. वी द टीचर्स मेड यू अ प्रोडक्ट, हम लोग आपको बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं जो आप बनना चाहते हैं. डीएम, एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हैं, हम लोग उसी तरह से शिक्षा दे करके आपको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है. तो डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये किसी तरह से रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है. तो ये रिसोर्सेज को क्लासीफाई है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज.
बायोटिक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज इन विच देयर इज ए लाइफ। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिसमें लाइफ होता है, जैसे प्लांट, जैसे एनिमल। ये अबायोटिक रिसोर्सेज जिसमें लाइफ नहीं होती है, जस्ट लाइक ए पेन ना, वो अबायोटिक होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स कि कितने समय तक वो बचे रहेंगे, कितने समय तक बचे रहेंगे और कितने दिन बाद ख़त्म हो जाएंगे। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे दो होता है, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेस उसको कहा जाता है जिसको हम रिसाइकिल करके दोबारा किसी काम में ला सकते हैं, जैसे मेटल है, ठीक है। और दूसरा होता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में ये होता है जैसे मेटल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, ठीक है। और रिन्यूएबल में आपका ये विंड्स, वाटर, ये सब हो गया। और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कई तरह के होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स आर द रिसोर्स हुज ओनरशिप इज इन हैंड्स ऑफ पर्सन्स, जिसकी ओनरशिप किसी के हाथ में होती है वो उस इंडिविजुअल रिसोर्स होता है। जैसे ये चश्मा है, आप देख रहे हैं कि ये चश्मा है, इसका मालिक कौन हूँ? मैं हूँ। तो ये कैसा रिसोर्स है? ये इंडिविजुअल रिसोर्स है, ठीक है। जैसे हमारे खेत हो गए, हमारे घर हो गए, हमारी गाड़ियाँ हो गई, हमारे घर हो गए, ये सब क्या हुए? ये इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स जिसकी ओनरशिप किसी कम्युनिटी के हाथ में होती है, गाँव के हाथ में होती है। जैसे गाँव का क्या? ग्रासलैंड, चारागाह। गाँव का क्या? पॉन्ड्स, तालाब, ठीक है। प्लेग्राउंड, पार्क्स, ये क्या है? ये जो है कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। नेशनल रिसोर्सेज जो किसी नेशन की बाउंड्री के अंदर में होते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज कहे जाते हैं, ठीक है। और जिसपे ओनरशिप किसकी होती है? ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, तो वो रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेशनल रिसोर्सेज। इसके बाद जो रिसोर्स है वो है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज इन विच द ओनरशिप इज इन हैंड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हक होता है, वो होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज कैसे डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं तो ये एक्चुअली गिफ्ट ऑफ नेचर होते हैं। ये रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर, ये हमारे लिए नेचर के गिफ्ट होते हैं, ठीक है। accumulation of the resources in few hands which turns divided the society into the two segments that have been notes in the rich and poor। जो रिसोर्सेज है इनका एक्यूमुलेशन अगर कुछ हाथों में हो जाता है तो दे हैव डिवाइडेड आवर सोसाइटी इनटू द टू पार्ट, वो हमारी सोसाइटी को दो भागों में बांट देते हैं। जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें हो जाएंगी, ज़मीन रिसोर्स ही तो है, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हो जाएंगी वो रिच हो जाएगा, जिसके पास कम ज़मीन होगी वो पुअर हो जाएगा। इसी तरह से गाड़ी, बंगला, जितने भी रिसोर्सेज आप जान रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज जिसके पास ज़्यादा हो जाएंगे वो रिच कहलाएगा और जिसके पास कम होंगे वो पुअर कहलाएगा। तीसरा देखिए, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज है द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर ये जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेशन तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली माने जो है कि भेदभावपूर्ण तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाटर है, रिसोर्स में आप वाटर को ले लीजिए और वाटर का आप बेतहाशा यूज कीजिए तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, और भी कम ही हो रहा है। सच है द ग्लोबल वार्मिंग, इसका परिणाम क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओजोन लेयर डिप्लेशन होगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो एक कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस कॉन्सेप्ट का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। वी विल यूज आवर रिसोर्सेज, ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। वी विल यूज आवर रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट वी विल यूज आवर रिसोर्सेज बाय सीइंग द फ्यूचर जनरेशन। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। इसको क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट वी विल यूज आवर रिसोर्सेज बाय सीइंग द फ्यूचर जनरेशन। और इसी को, अब ये हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से रिसोर्सेज को हम बचा तो सकते हैं, जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज को, इसको हम बचा तो सकते हैं, लेकिन इसको कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए 1992 में
1992 में ब्राज़ील की जो है प्लेस है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। रियो डी जेनेरियो में मोर देन 100 कंट्रीज़ का एक समिट की गई, ठीक है। इसको रियो डी जेनेरियो समिट कहते हैं, 1992 में की गई। और इसमें जो है क्या इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे या रिसोर्सेज के डिप्लेशन पे या रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन पे बातें की गई। और इस पे बातें करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया, कंक्लूजन निकाला गया कि कैसे इन रिसोर्सेज को बचाएं हम। तो इसके लिए वहाँ पे जितने लोग एनवायरनमेंट से रिलेटेड पर्सन्स वहाँ पे थे, उन लोगों ने एक दिया, अपना एजेंडा दिया जिसका नाम है एजेंडा 21। और वो एजेंडा 21 है क्या? उस एजेंडा 21 में ये कहा गया कि ऑल द कंट्रीज दैट आर प्रेजेंट हियर एंड दैट आर नॉट प्रेजेंट हियर, दे विल बी यूज एजेंडा 21 विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अपने देश के संविधान में कुछ ऐसा जोड़ेंगी कि वहाँ के संविधान में ये लिखा जाए कि देश का प्रत्येक नागरिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पालन करेगा। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पालन करेगा, हमारे यहाँ भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों में ये बताया गया है कि जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। तो उसमें एजेंडा 21 में कहा गया कि ईच एंड एवरी कंट्री विल बी फॉलो द पैटर्न ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पैटर्न फॉलो करेंगी। तो ये आपका था रियो डी जेनेरियो समिट, ठीक है। अब आती है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग is the widely expected strategy for the judicious use of the resource. It is as important to country like India, which has the enormous diversity in the availability of the resource. There are the region which are the rich in the certain type of resources, but are the different in the other resources. There are some region. इसमें ये किया गया कि रिसोर्स प्लानिंग किया गया कि इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री. There are 28 states and 8 union territories. Among the few states, few resources are much more, but in the few state there is no resource. वहाँ पे रिसोर्स नहीं है. जस्ट लाइक नागपुर बेल्ट देखिए, छोटा नागपुर प्लेटू देखिए, छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो रिसोर्सेज में कितना रिच है, ठीक है. वहीं पे दूसरी तरफ आप लद्दाख को देखिए तो वहाँ पे मतलब, और या एक तरफ वेस्ट बंगाल को देखिए राइस का प्रोडक्शन खूब हो रहा है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को देखिए वहाँ दाल का प्रोडक्शन खूब हो रहा है. तो ऐसी कंडीशंस में किसी किसी स्टेट में कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा हो रही, किसी किसी में कम कम हो रही है. तो रिसोर्स प्लानिंग में ये किया गया कि जिस स्टेट्स में जो चीज़ें ज़्यादा सरप्लस हो रही हैं, जो सरप्लस हो रही उसको उस स्टेट में सेंड कर दिया जाए जिस स्टेट में उसकी कमी है, स्कैरसिटी है, जिस केस में उसकी लैक है वहाँ पे भेज दिया जाए. और जिस स्टेट में ज़्यादा पैदा हो रहा है वहाँ भेज दिया जाए, और जहाँ से जो चीज़ें कम हो रही है उसको वहाँ से भेजा जाए. तो इसको कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग. दूसरी चीज़ रिसोर्स प्लानिंग में ये भी देखा जाता है कि रिसोर्स प्लानिंग जो है, रिसोर्स प्लानिंग विल बी हैपन अकॉर्डिंग टू द 5 ईयर प्लान्स. जो गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान्स चलते हैं उस 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. कहीं ऐसा ना हो कि रिसोर्स प्लानिंग करते समय जो है हम 5 ईयर प्लान को भूल जाएं और 5 ईयर प्लान का टारगेट अचीव ना कर पाएँ. तो रिसोर्स प्लानिंग जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है. रिसोर्सिंग प्लानिंग इन इंडिया में कैसे होता है? पहला काम तो होता है इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड द इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री. पहले तो क्या किया जाएगा, इसमें पता लगाया जाएगा कि इन विच स्टेट हाउ मेनी या विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल. पूरे देश में कहाँ कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. और दूसरी बार ये किया जाएगा इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूट टू सेटअप द इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान. अब वो देखा जाएगा कि उस रिसोर्स को किस टेक्नोलॉजी या किस प्लान के तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, उस रिसोर्स का किया जा सकता है. और तीसरी बात किया जाएगा मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान. मैंने भी बताया था कि 5 ईयर प्लान से इसको मैच किया जाएगा, ठीक है. 5 ईयर प्लान से मैच किया जाता है और मैच करने के बाद फिर ये गोल डिसाइड किया जाता है कि हम कैसे इसको करेंगे, रिसोर्सेज को करेंगे. टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन लगा करके तो देखते हैं कि कहाँ पे कितना रिसोर्सेज हैं और उस रिसोर्सेज को हम लोग कंजर्व करने की कोशिश करते हैं. नहीं कंजर्व करेंगे तो वी आर सीइंग दैट द रिसोर्सेज आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, एकदम ख़त्म हो रहे हैं.
तो जब खत्म हो रहे हैं रिसोर्सेज, जब खत्म हो जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास रिसोर्स बचेगा ही नहीं। हमारे बच्चे ये कहेंगे कि हमारे दादा पानी से नहाया करते थे, सूर्य की रोशनी में बैठ करके धूप लिया करते थे। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो अगला आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि द रिसोर्सेज दैट आर गेटिंग एक्सप्लॉयटेशन, दैट आर गेटिंग डिप्लेशन, जो खत्म हो रहे हैं, उन टू सेव देम, उनको कैसे सेव किया जाए। और देयर इज ओनली वन वे टू सेव देम, उनको सेव करने का एक भी तरीका है। और पहला तरीका तो ये होता है कि पब्लिक अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता आए कि दे वांट टू सेव द रिसोर्सेस। हम 10 बाल्टी पानी नहा रहे हैं तो हम 8 बाल्टी में भी काम चला सकते हैं, 5 बाल्टी में भी काम चला सकते हैं, 3 बाल्टी में भी काम चला सकते हैं। ये हमारे अंदर अवेयरनेस रहेगा तो हम नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ कि एक ऐसा कानून भी बन जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कानून भी बन जाए कि जो रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा उसको जो है किसी ना किसी तरीके से पनिशबल किया जाएगा। तो ये आपका होता है रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग में अब देखिए लैंड है, लैंड रिसोर्स है हमारी। तो लैंड रिसोर्स में आप देख रहे हैं कि 43% प्लेन्स, 43% एरिया प्लेन है और 30% एरिया जो है वो माउंटेन्स हैं और 27% एरिया जो है वो आपका 27% एरिया जो है वो है आपके प्लेट्यूज हैं, ठीक है। तो ये हमारी लैंड है, रिसोर्स है। अब देखते हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन में कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है। पहला, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को आप जानते ही हैं, नियरली 33% ऑफ ए लैंड ऑफ ए कंट्री विल बी कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। अगर किसी कंट्री का 33% भाग जो है जंगलों से कवर्ड है तो इसका मतलब वहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, कुछ ज़मीनें ऐसी भी हैं जिनमें कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, उनकी जगह पे क्या है, जैसे देखिए बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन एंड वेस्टलैंड का मतलब बंजर भूमि जिस पे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। मतलब द ह्यूमस, ह्यूमस जो होता है जिसमें सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो एकदम खराब तरीके का होता है, उसमें हम बीज आरोपण नहीं कर सकते हैं। लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिनको हम नॉन एग्रीकल्चरल रखते हैं, जैसे उस पर क्या करते हैं, बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, ये सब बनाते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड और भी हैं, कैसे हैं, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, कुछ ज़मीनों को खाली छोड़ दिया जाता है, किसके लिए, ग्रेजिंग लैंड के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरा, लैंड अंडर द मिसलिनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रो, ठीक है। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसमें विभिन्न तरीके के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और ये कल्चर लेवल बेस्ड लैंड, कल्चर लेवल बेस्ड लैंड होता है। इसको 5 साल के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है। इसलिए छोड़ा जाता है कि 5 साल के लिए जब ये अनकल्टिवेटेड होंगी तो इसमें ह्यूमस ग्रो कर जाएगा और ह्यूमस हो जाएगा तो ये कल्टिवेटेड लैंड में हो जाएगी। और अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फैलो लैंड। फैलो लैंड जो है कि जिसमें 2 होती हैं, करंट फैलो, लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन 1 or लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। अगर करंट फैलो की बात करेंगे तो 1 or लेस देन 1 कल्टिवेटेबल ईयर्स, एग्रीकल्चरल ईयर्स। और दूसरा है अदर देन करंट फैलो, करंट फैलो के अलावा भी होती है जो 5 ईयर तक छोड़ दी जाती है, लगभग 1 से 5 साल तक एग्रीकल्चरल ईयर के लिए छोड़ दी जाती है। अब नेट सोन एरिया क्या है, देखिए नेट सोन एरिया is the physical extent of the land on which crops are sown harvested is known as net sown area, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन किया गया, ये वो एरिया होती है जिसपे क्रॉप बोई जाती है, क्रॉप काटी जाती है। दिस इज नॉट टोटल एरिया, दिस इज नॉट टोटल एरिया। सपोज दैट दिस इज अ टोटल एरिया, ये आपकी टोटल एरिया है, तो टोटल एरिया तो कल्टिवेटेबल लैंड है नहीं। अगर इतना कल्टिवेटेड लैंड है तो ये नेट सोन एरिया हो जाती है, ठीक है। अब लैंड यूज पैटर्न है, तो लैंड यूज पैटर्न में यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2017 का डेटा है। तो देखिए फॉरेस्ट कितना है, फॉरेस्ट 18.11% है। बैरन लैंड और बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड ये कितना है, ये है 12.01। एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस 45.26। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, परमानेंट पास्चर एंड 4.71%। और एरिया अंडर द मिसलिनियस ट्रीज क्रॉप्स क्रॉप ये है आपका 1.5।
ये पूरा उसका डेटा दिया हुआ है। अब आगे है कि लैंड डिग्रेडेशन एंड द मेजर। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ठीक है। We have shared of the land past generation and will have to the will have to do so with the future generation। लैंड ऐसी चीज होती है जो हमने पास्ट जनरेशन से फ्यूचर जनरेशन को प्रोवाइड करते हैं। 95% ऑफ द बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग obtained from the land। Human activity have not only brought about the degradation of the land but have also aggregated the place of the natural forces caused the damaged land। जो लैंड का डैमेज होता है इसी को हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। तो ये केवल ह्यूमन एक्टिविटीज ही नहीं होती हैं बल्कि इसमें नेचुरल काजेज भी होते हैं और उसी को दिया गया है। जैसे देखिए माइनिंग साइट आर द एबोडेंट आफ्टर द एक्सकैवेशन वर्क इज अ कंप्लीट लिविंग द डीप स्केर्स एंड द ट्रीज ओवर द ब्रीडिंग इन द स्टेट्स ऑफ द झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मैंने यहाँ पे माइनिंग करने के बाद उस गड्ढों को ऐसे के ऐसे छोड़ दिया जाता है, वो क्या करता है, वो लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनता है, ठीक है। और सम एक्टिविटीज जो है ये ऐसी होती हैं और कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं जैसे अर्थक्वेक हुआ, वॉल्केनो हुआ, ये सब जो है नेचुरल एक्टिविटीज हैं जो कि ये दिया। Mining site are the abandoned after the excavation of the work complete, leaving the deep stair and the trace over the burning in state Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, and deforestation due to the mining have caused the severe land degradation in the state like the Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and the Maharashtra overgrazing। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कैसे डिफॉरेस्टेशन होता है। तो ओवरग्रेजिंग इज द वन ऑफ द स्टेट, ओवरग्रेजिंग से होता है इसमें, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। इस तरह से हमने आपको बताया कि ये आपका होता है दोनों रीजन होता है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में आपका पहला होता है अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल जो होती है सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है और ये जो है कैसे बनती है, ये दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड इंपॉर्टेंट सॉइल इन फैक्ट इंटायर द नॉर्दर्न प्लेन, पर पूरा नॉर्दर्न प्लेन में होती है। दिस हैज बीन डिपोजिटेड बाय द 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के उससे लाए गए हैं। ये सिल्ट से बनी होती है, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी से बनी होती है, ठीक है। तो सिल्ट से बनी होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है अलूवियल जो है। और इसको जो है ये जो है 3 पार्ट में बांटी जाती है। एक को द्वार्स कहते हैं, चौस कहते हैं और तराई कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स, इसको साइज ऑफ देयर ग्रेन्स के हिसाब से द्वार, चौस और तराई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज दे हैव टू नोन एज द खादर एंड बांगर। बांगर जो है ये द बांगर सॉइल हैज द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द खादर, ठीक है, नोडल्स खादर। इट इज अ मोर फाइन पार्टिकल एंड द मोर फर्टाइल देन द बांगर। अलूवियल साइज जो है ये खादर और बांगर में उसके अकॉर्डिंग रहती है। और दूसरी जो है ये ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल गुजरात में ज़्यादातर पाई जाती है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर पाई जाती है, मध्य प्रदेश, देखिए महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पे पाई जाती है। गोदावरी और कृष्णा वैली के बीच में पाई जाती है। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें कॉटन ग्रोइंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कॉटन के ग्राम जानते हैं। ये देखिए आपका ये फॉरेस्ट सॉइल है, अलूवियल सॉइल, ये एरिया पूरा अलूवियल सॉइल। रेड सॉइल में रेड बना हुआ है। ब्लैक सॉइल ये पूरा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मालवा, सौराष्ट्र पूरा है। लैटराइट सॉइल है आपकी, ठीक है, ये लैटराइट सॉइल है। और एरिड सॉइल आपकी यही जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है वो एरिड सॉइल होती है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन में पाई जाती है पीटमेंट में। क्योंकि इसमें जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है इसलिए इसका कलर जो होता है ये रेड होता है। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाती है तो ये इसे येलो दिखने लगती है। और लेटराइट सॉइल कैसे होता है, लेटराइट का मतलब होता है ब्रिक, जैसे ईंट होता है, ईंट को तोड़ो तो जो लाल लाल मिट्टी निकलती है वो जिस तरह की मिट्टी होती है उसी तरह की लेटराइट मिट्टी होती है। इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 6 से ज़्यादा होती है,
ये देखिए इसमें दरारें पड़ती हैं, लेटराइट सॉइल में दरारें पड़ती हैं और खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है इससे। ये रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड मोर सुटेबल क्रॉप फॉर लाइक द कैश्यू एंड नट, इससे जो है कैश्यू और नट के लिए होती है। एरिड सॉइल में आपको बता दिया, जस्ट लाइक ए कंकर, बलुई मिट्टी जो होती है, बालू के जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं वो एरिड सॉइल होती है, राजस्थान में पाई जाती है ज़्यादातर। और फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है? फॉरेस्ट सॉइल वो होती है रिवर्स के किनारे, जो रिवर्स के किनारे जो है होती हैं। ये देखिए, दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेनियस एरिया वेयर द सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल। ठीक है, दीज सॉइल टेक्सचर द वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फाउंड। दे आर लोमी एंड द स्टली valley side and the coarse grained in the upper slope in the slope covered area of the Himalaya। अब ये सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन, सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन। सॉयल इरोजन कैसे होता है? सॉयल इरोजन में भी दो ही चीज़ें, जो लैंड डिग्रेडेशन में जो चीज़ें थी वही इसमें भी होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल काजेज। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में प्लाइंग हो गई, ओवर इरीगेशन हो गया, और ये गुली इरोजन हो गया, सीट इरोजन हो गया, ये जो होती हैं ये इसमें आती हैं। ठीक है, इसमें गुली इरोजन हो गया, सीट इरोजन हो गया। ठीक, गुली इरोजन होता है जब डीप चैनल से पानी के साथ साथ मिट्टी बहने लगती है तो गुली इरोजन हो गया, और जब पूरे फ्लैट सरफेस से बहती है तो वो सीट इरोजन हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? सॉयल इरोजन। और इस सॉयल इरोजन को रोकने के लिए हम लोग जो है कई काम करते हैं, शेल्टर बेल्ट वगैरह लगाते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाते हैं, ट्रेस कल्टीवेशन करते हैं, घास फूस लगाते हैं, तो इसको हम रोक सकते हैं। थैंक यू गाइस। हाँ।